नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा किसान आंदोलन के ऐसे कौन से लोग हैं जो पर्दे के पीछे सियासी ताकत के तौर पर काम में लगे हैं। आज मैं आपको इस बात के सबूत दिखाऊंगा कि कैसे किसानों को आगे करके एंटी मोदी मोर्चा किसानों के कंधे पर बंदूक चलाने में लगा है। इस सियासत के चक्कर में आज खबर मिली कि किसान नेताओं के बीच फूट पड़ गई है। आज किसान संगठनों के नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी की। गुरनाम सिंह चढ़ूनी के खिलाफ एक्शन हुआ। चढ़ूनी ने भी आर पार की जंग का ऐलान कर दिया और फिर समझौते की कोशिश हुई। शाम होते होते किसान संघर्ष समिति ने चढ़ूनी के खिलाफ एक्शन वापस ले लिया और कहा जो हुआ सो हुआ, बीत गई सो बात गई, अब मिलकर लड़ेंगे। लेकिन यह भी सच है कि पिछले 24 घंटों में किसानों के नेताओं के बीच दरार पड़ गई है। असल में 54 दिन से कड़ाके की सर्दी में सड़क पर बैठे किसानों ने शुरू में ऐलान किया था कि वो अपने आंदोलन में सियासी लोगों को नहीं घुसने देंगे, किसी राजनीतिक दल के नेता को मंच पर नहीं चढ़ने देंगे, किसी पार्टी का झंडा नहीं लगाने देंगे। किसानों ने अपनी इस शर्त का पूरी ईमानदारी से पालन किया, लेकिन कांग्रेस के नेता, कम्युनिस्ट नेता और कभी के भी अकाली नेता पर्दे के पीछे से घुसने की कोशिश करते रहे। कुछ किसान संगठनों के नेताओं को इन्होंने पट्टी पढ़ा दी, समझा दिया कि सरकार की बात नहीं माननी है, इसी में हमारी जीत है। जब भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कांग्रेस के नेताओं के साथ मीटिंग की और इस मीटिंग की तस्वीरें सामने आई तो बाकी किसान नेताओं को यह बात ठीक नहीं लगी। उन्होंने ऐतराज जताया। किसान संघर्ष समिति की मीटिंग हुई और चढ़ूनी को संयुक्त किसान मोर्चा से सस्पेंड करने का फैसला हुआ। चढ़ूनी को संयुक्त किसान मोर्चा की सबसे प्रमुख 7 मेंबर कमेटी से भी बाहर कर दिया गया और यह भी तय हो गया कि अब कल सरकार के साथ 10वें राउंड की बातचीत में किसानों की तरफ से जो डेलीगेशन जाएगा उसमें गुरनाम सिंह चढ़ूनी नहीं होंगे। चर्चा यह थी कि चढ़ूनी ने हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार गिराने के लिए कांग्रेस से डील कर ली, इसके एवज में 10 करोड़ रुपए लिए। इसीलिए चढ़ूनी नहीं चाहते कि सरकार और किसानों के बीच बात बने। यह खबर एक अखबार में छपी और उसमें दावा किया गया था कि राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा यानी कक्का जी, उन्होंने कहा कि गुरनाम सिंह की कांग्रेस से डील हो गई है, बस इसी मुद्दे पर बात बिगड़ गई, टकराव हुआ, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी शुरू हुई। गुरनाम सिंह भड़क गए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि शिव कुमार कक्का जी आरएसएस के आदमी हैं, वो किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए इस तरह की साजिश कर रहे हैं। चढ़ूनी ने कहा वो खामोश नहीं बैठेंगे, एक्शन लेंगे। ये आरोप जो है ये शिव कुमार कक्का ने लगाया जी, संयुक्त मोर्चे ने नहीं लगाया जी। ये शिव कुमार कक्का मध्य प्रदेश का प्रधान है और आरएसएस का एजेंट है जी। आरएसएस के एजेंट ने किसान संगठन बना के हमारे बीच में रला है और इसको तोड़ने के लिए वो प्रयास कर रहा है। उसके अगर देखो इस संगठन में 100 आदमी नहीं मिलेंगे जी, 100 आदमी भी इस संगठन में उसके नहीं मिलेंगे। और आरएसएस की ये चाल है, वो आरएसएस का दलाल है और उसने जानबूझ के ऐसे बयान दिए हैं और मैं उस अखबार को भी नोटिस दूंगा और उस कक्का को भी नोटिस दूंगा। ये बकवास कोई कर दे उसके कोई मायने नहीं है। इस आंदोलन में सारे राजनेता आए, किसी को स्टेज पे नहीं जाने दिया। हमने यहाँ उनको साफ मना कर दिया कि आप स्टेज पे नहीं जा सकते, यहाँ बैठो, चाय पियो, पानी पियो, वो नैतिक धर्म है हमारा। लेकिन उससे टिकट मांगी या कुछ और हुआ, वो कोई एक सबूत दे दे, या तो मैं इस्तीफा दे दूंगा संगठन से या वो इस्तीफा दे दे संगठन से। कोई 1 रुपया बता दे आज तक हमने बिना पर्ची के लिया हो जी, और जो पर्ची है वो किसान संगठन की है। असल में गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कल दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विरोधी दलों की एक मीटिंग में हिस्सा लिया था। इस मीटिंग में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत 11 पार्टियों के नेता मौजूद थे। मजे की बात यह कि किसान संघर्ष समिति के नेताओं ने चढ़ूनी को सियासी लोगों से दूरी बनाने को कहा था, उन्हें समझाया था, लेकिन वो नहीं माने। इसके बाद तस्वीरें सामने आई, वीडियो सामने आए तो झगड़ा हुआ। संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में गुरनाम सिंह चढ़ूनी को मोर्चे से हटाने की मांग की
और फिर चडूनी को समिति से सस्पेंड कर दिया गया। अब आप पूछ सकते हैं कि शिव कुमार शर्मा का नाम इसमें क्यों आया। इसकी वजह है कि जिस मीटिंग में चडूनी को सस्पेंड करने का फैसला हुआ, उस मीटिंग की सदारत, उसकी अध्यक्षता शिव कुमार शर्मा कक्का जी कर रहे थे। इसलिए चडूनी की कक्का जी पर नाराजगी थोड़ी ज्यादा है। कक्का जी ने कहा कि चडूनी के खिलाफ एक्शन इसलिए हुआ है, इस पर तो वो कुछ नहीं कहेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि चडूनी बार बार समझाने के बाद भी, मना करने के बाद भी नेताओं से मिलने गए, नेताओं को अपने टेंट में बुलाया। ये अनुशासनहीनता है जो बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मालवंकर हाल में जब वो विभिन्न दलों के साथ बैठ के अध्यक्षता करते हैं जो इस संयुक्त मोर्चा के नियमों के विपरीत है, तो कार्रवाई तो होगी। जब कार्रवाई होगी तो उन्हें कुछ तो बोलना ही है जो उनकी बुद्धि में आएगा। बैठक में 10 करोड़ लेने की कोई बात नहीं आई हमारे सामने, और न हमने कहीं कहा। एक अखबार ने गलत छापा है, उसका मैंने वीडियो जारी कर दिया है। खट्टर सरकार को गिराने की बात भी नहीं आई, केवल ये आई कि उनकी जीत वाली कोई बैठक, बड़ा कार्यक्रम था, उसमें अवरोध कर रहे थे। कुछ धरना वालों ने उनका कहा, शिकायतें उनकी बहुत आ रही थी कई दिनों से, वो सभी शिकायतों को हम लोग ओवरलुक कर रहे थे। परंतु कल ज्यादा दबाव था, लगभग सभी कह रहे थे कि अभी इनका टर्मिनेशन किया जाए, क्योंकि ये वहाँ पर बैठक ले रहे थे, वहाँ से लाइव चल रहा था, तो लोग इस बैठक में वो लाइव को देख रहे थे। तो उस पर चर्चा हुई, और चर्चा होने के बाद ये निर्णय हुआ कि भाई एक काम करते हैं, इनको सस्पेंड कर देते हैं, टर्मिनेट नहीं करते। एक दिन पहले बैठक में सभी सीनियर नेताओं ने बैठक के अंदर उनको समझाया, यहाँ तक भी कहा कि हम आपके सीनियर हैं, आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। उसके बाद भी वो नहीं माने और चले गए, इसलिए एक्शन लिया गया। हालांकि गुरनाम सिंह चडूनी ने माना कि वो कांग्रेस के नेताओं से मिले थे, विरोधी दलों की मीटिंग में भी शामिल हुए थे, लेकिन वो कहते हैं कि इसमें गलत क्या है। गुरनाम सिंह चडूनी का कहना है कि जब सरकार अपनी बात कह रही है तो क्या विरोधी दलों को अपनी बात कहने का हक नहीं है? अगर विरोधी दल किसानों के साथ है तो उन्हें साथ लेने में किसानों का क्या नुकसान है? चडूनी ने कहा जिस मीटिंग में वो शामिल हुए उसमें सिर्फ नेता ही नहीं, समाज के दूसरे बड़े लोग भी शामिल थे। कुछ समाज सेवी लोगों ने मिलके एक कमेटी बनाई और ये प्लान किया कि राजनेताओं से हम कहें कि वो एक जन संसद बुलाएं, सारी राजनीतिक पार्टियां, और जन संसद बुला के अपनी बात देश के आगे रखें। बीजेपी ने तो रख दी कि ये कानून अच्छे हैं, भी जो विपक्ष है वो भी अपनी बात रखे कि आप उनके पक्ष में हो या विपक्ष में हो। और उसमें मैं भी एक मेंबर ले लिया। अब मैं भी एक मेंबर ले लिया तो उसमें मेरे को ये नहीं समझ आई कि आंदोलन के विरुद्ध क्या हो गया। उसमें तो कई लोग समाज सेवी लोग हैं, कई गणमान्य लोग शामिल हैं, उसमें कोई ये भी नहीं है कि वैसे कोई वैसी किस्म के लोग हैं। और उसमें यह विचार किया गया, उसमें संगठनों की मीटिंग बुलाई गई, 10-12 संगठन में शामिल भी हुए, कोई एक संगठन नहीं है। भाई आप जन संसद बुलाओ, जन संसद बुला के आप देश के सामने बात रखो। इसमें मेरे को यह नहीं समझ आता कि आंदोलन को नुकसान कहाँ हुआ। ये बात तो सही है कि गुरनाम सिंह चडूनी पर पैसे के लेन देन का इल्जाम लगाना थोड़ी छोटी बात है, क्योंकि वो संघर्ष से निकले नेता हैं, किसानों के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया है। इसलिए जैसे ये खबर आई कि कक्का जी ने चडूनी पर 10 करोड़ रुपए में डील करने का आरोप लगाया है, तो कक्का जी ने खुद एक वीडियो रिकॉर्ड कराया, बयान रिकॉर्ड कराया और फिर साफ किया उन्होंने इस तरह का कोई आरोप नहीं लगाया। इन्होंने मुझसे पूछा था, पत्रकार ने, कि हमारे पास जानकारी है कि गुरनाम सिंह चडूनी जी ने 10 करोड़ रुपए लिए हैं। मैंने कहा मुझे पता नहीं है, इस प्रकार की चर्चाएं मैं नहीं करता हूं। ये पत्रकार के द्वारा इस प्रकार का जो काम किया गया है, इनके मालिक और संपादक को मैं पत्र लिख रहा हूं, और हुआ तो मैं इन पर मानहानि का भी दावा करूंगा। गुरनाम सिंह चडूनी मेरे मित्र हैं, पहले भी थे, अभी भी हैं, मैं उनकी चिंता भी करता हूं। जो कुछ निर्णय कल हुआ वो एक बैठक में निर्णय हुआ है, वो बैठक में सभी लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। आगे हमारी बैठकें होती रहेंगी। मैं इस बयान का फिर से एक बार खंडन करता हूं कि ये मेरे द्वारा दिया गया बयान नहीं है। लगभग यही बात राकेश टिकैत ने भी कही। राकेश टिकैत ने कहा कि गुरनाम सिंह के खिलाफ एक्शन पूरी कमेटी ने लिया, मिलकर लिया, इसके लिए किसी एक नेता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन ये सही है कि पैसे के लेन देन की बात कांग्रेस के साथ मिलकर
खट्टर की सरकार गिराने की बात न किसी ने कही और न गुरनाम सिंह जैसे पुराने किसान नेता के बारे में कोई ऐसी बात कह सकता है। इस तरह की गलत चीज़ें हैं, ये नहीं होना चाहिए। वो भी एक संघर्षशील आदमी है, ऐसा नहीं है। वो कोई किसी पॉलिटिकल आदमी की उनसे बात किसी की हुई होगी, उसको संज्ञान में लिया गया है। जो कमेटी ने पूरा ये निर्णय लिया गया है, मैं तो था भी निकल, मैं नागपुर में था। और वो संघर्षशील आदमी है, वो इस तरह का वो नहीं। बड़ा आरोप लग रहा है कि 10 करोड़ रुपए का डील हुई थी, सरकार गिराने की पूरी साजिश रची गई थी। ऐसा नहीं हमारे उसमें है, और न इस तरह की कोई बात, ऐसा नहीं होगा। आपको लगता नहीं कि इस पूरे आंदोलन को कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रंग देने की बात होने लगी है, कोशिश की गई है? देखो, है नहीं कोई भी पॉलिटिकल आदमी आ रहा अपनी वोट की यहाँ पे बात नहीं करता। ये सब पूर्ण रूप से किसान एजेंडा है, और जो इसमें वोट तलाशने की कोशिश करेगा उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। लेकिन गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर इल्जाम लगे तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले। असल में पिछले हफ्ते आपको याद होगा करनाल में खट्टर की किसान पंचायत थी। वो पंचायत में पहुंचते इससे पहले ही भारतीय किसान यूनियन के हजारों कार्यकर्ता वहां पहुंच गए, तोड़फोड़ कर दी गई। खट्टर को अपना प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। उसी दिन खट्टर ने कहा था कि करनाल में हुई हिंसा के पीछे गुरनाम सिंह चढ़ूनी का हाथ है, और थोड़ी देर बाद ही चढ़ूनी ने सीना ठोक कर कहा था, हाँ उन्होंने ही करनाल में तोड़फोड़ करवाई, और आगे भी जहां बीजेपी इस तरह के प्रोग्राम करेगी तो हम लेकर करवाएंगे। इसीलिए आज मनोहर लाल खट्टर ने कहा जो उन्होंने कहा वो सच साबित हो गया, लेकिन इस तरह की हरकतों से कुछ होगा नहीं, न उनकी सरकार गिरेगी और न वो टेम्पर लूज करेंगे। जो लोग करने में लगे हैं, कुल मिलाकर के उनको किसी प्रकार की कामयाबी नहीं मिलने वाली है, ऐसा मैं विश्वास से कह सकता हूं। हमारी सरकार पूरी 5 साल का अपना टर्म पूरा करेगी, और ये जो उच्छेद खंडे ये अंदर अंदर पहले भी कुछ न कुछ करते रहे हैं, लेकिन कभी आज तक कामयाब ना हुए हैं, ना आगे होंगे। मैं पहले भी कह चुका हूँ, ऐसी हरकतें इनकी कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हम अपना बहुत धैर्य से, बहुत संयम रख करके लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करते हुए हम हर स्टेप को आगे बढ़ाएंगे, और हम किसी भी कदम के ऊपर ऐसा नहीं कि अपना कोई हम लूज करेंगे अपना टेम्पर। हमें भी पता है कि समाज के अंदर सब चीज़ों को सुरक्षित रखा जाए, इसके लिए विशेष योजना हम बनाते भी हैं, और हम इनका मुकाबला उसी तरीके से करेंगे। वो एक्सपोज हो जाएंगे, जनता में भी एक्सपोज होंगे। असल में कांग्रेस को उम्मीद थी दुष्यंत चौटाला से। कांग्रेस को लगा प्रेशर बनेगा तो दुष्यंत चौटाला की पार्टी सपोर्ट वापस ले लेगी और खट्टर की सरकार गिर जाएगी, लेकिन कांग्रेस को इसमें कामयाबी नहीं मिली। आज चौटाला ने कहा कि किसानों के साथ रास्ता बातचीत से ही निकलेगा, जल्दी निकलेगा, और कोई इस गलतफहमी में ना रहे कि हरियाणा सरकार को किसी तरह का कोई खतरा है। निरंतर चर्चा चल रही है, एक एक विषय के ऊपर अलग अलग चरणों के अंदर चर्चा हुई, चाहे एमएसपी की बात हो, चाहे पीएमसी एक्ट में अमेंडमेंट की बात हो। पिछली जो चर्चा थी उसके अंदर जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर बदलाव संगठन चाहते थे, उसके ऊपर खुल के चर्चा हुई। कल एक दौर की चर्चा और है, और मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं कुछ नतीजा इसके ऊपर निकल सकता है, जिससे एटलीस्ट जो ये स्टैंड ऑफ है ये खत्म हो। जो अस्थिरता की बात करता है वो बजट सेशन के अंदर अपना दम दिखा ले। हमारी सरकार मजबूत है, और इसी मजबूती के साथ 5 साल पूरे करेगी, प्रदेश को विकास के पथ पर भी लेकर जाएगी। लेकिन कोई कुछ भी कहे, गुरनाम सिंह चढ़ूनी आज पूरे फॉर्म में थे, फुल फॉर्म में। उन्होंने कह दिया कांग्रेस के नेताओं से मिलने में क्या गुनाह है। अगर बीजेपी को 35 वोट मिले तो 65 वोट विरोधी दलों को मिले हैं। विरोधी दलों का सपोर्ट लेने में फायदा होगा, और उन्होंने कोई गलती नहीं की, जिससे जो फैसला करना है कर ले। हरियाणा में गुरनाम सिंह चढ़ूनी का संगठन मजबूत है। किसान आंदोलन के लिए हरियाणा से सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए चढ़ूनी का ये रूप देखकर, उनकी नाराजगी देखकर किसान आंदोलन के नेता भी परेशानी में पड़ गए। पहले 3 लोगों की कमेटी बनानी थी, लेकिन आनंद फानंद में संयुक्त किसान मोर्चा की सबसे प्रमुख 7 मेंबर कमेटी में चढ़ूनी को छोड़कर बाकी 6 मेंबर मीटिंग के लिए बैठे। जिस कमेटी को 3 दिन में रिपोर्ट देनी थी, उस कमेटी ने 12 घंटे में रिपोर्ट दे दी। अब से थोड़ी देर पहले यह ऐलान कर दिया गया है कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर जो आरोप लगे वो बेबुनियाद हैं।
गुरनाम सिंह चढ़ूनी किसान संघर्ष मोर्चे के लिए फैसला करने वाली 7 मेंबर्स की टॉप कमेटी में बने रहेंगे। कल सरकार के साथ जो बातचीत होगी उस मीटिंग में भी शामिल होंगे। चढ़ूनी के खिलाफ कोई एक्शन न लिया गया था और न लिया जाएगा। श्री गुरनाम सिंह ने समिति के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए लिखकर बताया कि कल की बैठक उन्होंने अपनी निजी हैसियत में बुलाई थी। इस बैठक का संयुक्त किसान मोर्चा से कोई संबंध नहीं है। यह एहसास करते हुए उन्होंने समिति को भरोसा दिलाया कि वो आंदोलन के दौरान भविष्य में किसी राजनीतिक बैठक में नहीं जाएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे संयुक्त किसान मोर्चा के साथ थे, हैं और रहेंगे। चलिए, एक तो अच्छा हुआ कि सुलह हो गई, क्योंकि किसान नेता एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे। कांग्रेस के नेता बंद कमरों में किसान नेताओं से मीटिंग करते हैं, टेंट्स में जाकर मिलते हैं। हन्नन मौला जैसे कांग्रेस नेता तो खुले तौर पर किसानों के संगठनों के नेता बने हुए हैं, किसानों की रणनीति बनाने वाली कमेटी के मेंबर हैं। इसीलिए आज कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा, अगर कांग्रेस और कम्युनिस्ट अलग हो जाएं तो रास्ता निकल सकता है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो नहीं चाहते किसानों का आंदोलन खत्म हो। पहले दिन से हम कह रहे हैं कि जो आपके इशू हैं इस कानून के अंदर अगर संशोधन करने की आवश्यकता है तो उसके लिए तैयार हैं, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ हम चाहे वैसा हो। देश किसी के कहने से नहीं चलता। देश जनता ने, जिस जनता ने जनाधार दिया है, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास करके दिया और देश के किसान और आम व्यक्ति ने दिया है, तो निश्चित रूप से ये देश को आगे बढ़ाने के लिए और आम व्यक्ति तक सारी सुविधाएं पहुंचे। जो 60 साल 70 साल के अंदर नहीं हुआ वो काम अब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। कुछ यूनियन के अंदर नेता है, वो चाहते हैं कि इसका समाधान हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो ऐसे नेता कुछ हैं जो नहीं चाहते कि इसका समाधान हो, जिसमें अगर मैं तो यही कहना चाहता हूँ, अगर इस समय इनकी जो यूनियन है उनमें से जो कम्युनिस्ट है वो कभी नहीं चाहेंगे कि इसका समस्या का समाधान निकले, और वो अगर इस कमेटी से बाहर निकल जाता है तो कल उसका फैसला हो जाएगा। क्योंकि कांग्रेस है या ये जो राजनीतिक दल है वो नहीं चाहते कि समाधान हो। लेकिन सरकार की कोशिश जारी है, बातचीत से रास्ता निकले। कल सरकार और किसान संगठनों के नेताओं के बीच 10वें राउंड की मीटिंग होनी है। एक बड़ी प्रॉब्लम है जो मीटिंग से पहले आ रही है कि किसानों ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में ट्रैक्टर रैली करने की जिद पकड़ रखी है। आज किसान संगठनों ने फिर ऐलान किया कि वो राजपथ पर ट्रैक्टर नहीं ले जाएंगे, लेकिन दिल्ली की आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। हालांकि इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में भी एक पिटीशन फाइल की गई है। आज इस पर सुनवाई हुई और चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने कहा, यह लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और ये दिल्ली पुलिस के अधिकार का क्षेत्र है कि सुरक्षा को देखते हुए कैसे दिल्ली में घुसने की परमिशन देनी है और किसे नहीं देनी। अब इस मामले में सुनवाई बुधवार को होगी। एक तरफ दिल्ली पुलिस किसानों के ट्रैक्टर मार्च को रुकवाने की कोशिश में लगी है और दूसरी तरफ किसान कह रहे हैं कि उनका ट्रैक्टर मार्च किसी कीमत पर रुकेगा नहीं। हालांकि अब किसान संगठनों ने यह तो कहा कि वो गणतंत्र दिवस परेड में किसी तरह की व्यवधान, किसी तरह की रुकावट नहीं डालेंगे। वो दिल्ली में सिर्फ आउटर रिंग रोड पर मार्च करेंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि रिपब्लिक डे के मौके पर इस तरह के आयोजन से सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। लेकिन इससे बेपरवाह किसान संगठन अपने ट्रैक्टर मार्च की तैयारी में लगे हैं। ट्रैक्टर मार्च की रिहर्सल हो रही है। आज चंडीगढ़ पंजाब बॉर्डर पर किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। इस मार्च में सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर शामिल हुए। इधर दिल्ली के बुराड़ी बॉर्डर पर प्रोटेस्ट कर रहे किसानों ने भी ट्रैक्टर मार्च की रिहर्सल की। कृषि कानूनों का विरोध मध्य प्रदेश में भी हो रहा है। मध्य प्रदेश के रतलाम में कांग्रेस ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। इस ट्रैक्टर रैली में 500 से ज्यादा ट्रैक्टर शामिल हुए। करीब 5 किलोमीटर लंबा ट्रैक्टर्स का एक काफिला चलता रहा। आउटर रिंग रोड पे ट्रैक्टर मार्च निकालने की हमने बात करी है और पुलिस को बात करनी होगी, बात कर ले हमसे। नहीं तो किसान तो आएगा और जाएगा। पुलिस तो ऐसे परमिशन देने की नहीं, परमिशन नहीं हमने मांगी। अगर उनको कोई ये है तो हमारे से बात कर लो। आप लोग निकालेंगे?
नहीं, हम तो जाएंगे वहाँ पे। हमने ये कहा कि जो आउटर रिंग रोड है उस पर हम जाएंगे। पुलिस बाकी व्यवस्था देखे या ना देखे, पुलिस का? हाँ, पुलिस का काम है। पुलिस को कोई चीज़ की जानकारी लेनी वो ले सकता है हमसे। कितने लोग रहेंगे और कितने किलोमीटर का आपका ये पूरा ट्रैक्टर मार्च होगा? ये तो काफ़ी है, आउटर रिंग रोड है, जो लोग आवे एक चक्कर लगा मेरा। हाँ, तो 50 किलोमीटर चल जाएगा। कितने तादाद में ट्रैक्टर और किसान आएंगे? काफ़ी संख्या में ट्रैक्टर आएंगे। लगता है कि इससे आप लोग कुछ सरकार पे दबाव बनाने में, अपनी मांगों को दबाव बनाने में ये मेनली इसका मकसद ये है कि जो हमको अफगानिस्तानी बोलते हैं, हमको दूसरे देश का हमको बोलते हैं, वो हम ये आइडेंटिटी किसान दिखाना चाहता है कि हमारी पूर्ण उपसास्था तिरंगे में है। हमको इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करा जाए। हम अपनी आइडेंटिटी दिखाना चाहते हैं, ये है हमारा इशू। हालांकि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज एक बार फिर किसान नेताओं से 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च को वापस लेने की अपील की। तोमर ने कहा कि गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व है, इसकी गरिमा बनी रहे, ये हर भारतीय की जिम्मेदारी है। सभी किसान यूनियंस को अनुरोध करना चाहता हूं कि 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है, ये राष्ट्रीय त्यौहार है और ये आज़ादी बड़ी कुर्बानी के बाद देश को मिली है। इसलिए किसान के किसी भी कदम से गणतंत्र दिवस की गरिमा प्रभावित ना हो, यह जिम्मेवारी किसान की भी है और मुझे आशा है कि वो इस पर पुनर्विचार करें। ये बात सही है कि बहुत सारे ऐसे संगठन हैं और देश विरोधी ताकतें हैं जो किसान आंदोलन को बदनाम करना चाहती हैं, किसान आंदोलन की आड़ में अपने मंसूबे पूरे करना चाहती हैं। विदेशों में बैठे खालिस्तानी आतंकवादी पाकिस्तान के इशारे पर बार बार इस तरह की साजिश करते हैं। किसान उसमें शामिल नहीं है, किसान उसे मानते नहीं है, लेकिन बाहर बैठे लोग गणतंत्र दिवस की परेड में खलल डालने वाले को करोड़ों रुपए देने का ऐलान कर चुके हैं। वो इनाम देना चाहते हैं। हमारी एजेंसियां चौकन्नी हैं। किसान आंदोलन के नेताओं को भी सावधान रहना चाहिए। एनआईए ने इसी सिलसिले में आज 18 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया था। इससे पहले कल भी 10 लोगों से पूछताछ हुई। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद का कहना है कि जिन लोगों से पूछताछ हुई उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया है। एनआईए फिलहाल सिर्फ ये पता लगाना चाहती है कि क्या फंड्स के जरिए, क्या पैसा देकर कुछ लोग किसान आंदोलन को प्रभावित करने की कोशिश तो नहीं कर रहे। पूरे किसान आंदोलन में बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, खालिस्तान टाइगर फोर्स और एसएफजे जैसे खालिस्तानी संगठन लगातार किसानों के बीच में घुसकर डिस्टेबलाइज करने की पूरी रणनीतिक कोशिश के साथ एक बार फिर से पूरे माहौल को अस्थिर करना चाहते हैं। इसीलिए दिसंबर 15 को एनआईए ने एफआईआर रजिस्टर की थी और इस एफआईआर में साफ तौर पे कहा था कि एक बार फिर से एंटी नेशनल एक्टिविटी करने के लिए गुरपंत सिंह पन्नू, परमजीत सिंह पम्मा, हरदीप सिंह निज्जार और उनके अलावा बाकी लोग ये लगातार कोशिश कर रहे हैं। इंडिया टीवी को मिली एनआईए से जानकारी के मुताबिक अभी तक कुल मिला के 28 लोगों से पूछताछ इस मामले में की जा चुकी है। इसीलिए इन सभी को विटनेस के तौर पर बुलाया है। जो मनी ट्रेल है, जिस तरह से पैसे का फ्लो इस पूरे किसान आंदोलन में अलग अलग तरीके से किया गया, उसको एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रही है और इसीलिए अनलॉफुल एक्टिविटी के तहत 15 दिसंबर 2020 को यह मामला दर्ज किया गया। इंडिया टीवी को इस बात की भी जानकारी मिली है कि सीनियर ऑफिशियल, जिसमें एसपी रैंक ऑफिसर और साथ में डीआईजी रैंक ऑफिसर हैं, एनआईए की इसी बिल्डिंग में उन्होंने सबसे पहले कल करीबन 10 से 12 किसान आंदोलन में सम्मिलित बड़े नेताओं और साथ में जो एक्टर्स हैं उनसे पूछताछ की। आज इसकी संख्या 18 थी। एनआईए का मुख्य मुद्दा है कि वो मनी ट्रेल और किसान आंदोलन में जो लोग हिंसा भड़काना चाहते हैं या फिर भारत के खिलाफ एंटी नेशनल एक्टिविटी करना चाहते हैं, उनको जीरो इन करके जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। इसीलिए पिछले दिनों एनआईए ने 20 खालिस्तानी आतंकियों की लिस्ट भी जारी की थी। हम आपको बता दें, जो एफआईआर की कॉपी हमारे पास है उसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि गुरपंत सिंह पन्नू, परमजीत सिंह पम्मा, हरदीप सिंह और अननोन। बाकी अननोन वो लोग हैं जो कि सिंपथाइजर हैं खालिस्तान के और अलग अलग एक्टिविटी के जरिए किसान आंदोलन को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी किसानों से हटाकर खालिस्तानी एजेंडा इसमें लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो किसान नेताओं की इन बातों पर भरोसा करता हूं कि उनका तिरंगे में विश्वास है, वो देशभक्त हैं और किसी भी देश विरोधी ताकत से उनका कोई लेना देना नहीं है।
लेकिन जो देश के दुश्मन हैं वो तो ऐसे मौकों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। हालांकि किसान नेताओं में जो टकराव की खबर आई उससे चिंता हुई, क्योंकि टकराव इसलिए हो रहा है किसान संगठनों के बीच अब किसानों की बात कम हो रही है, सियासत की बात ज्यादा हो रही है। इस बात की चर्चा ज्यादा होती है कि कौन कांग्रेसी है, कौन अकाली है, कौन कम्युनिस्ट है, कौन आरएसएस में रहा है। जो 3 कानून सरकार ने बनाए हैं उनकी खामियां कोई नहीं बताता। कोई कहता है मोदी को हराएंगे, कोई कहता है कि हरियाणा की सरकार गिराएंगे, कोई कहता है कि इज्जत का सवाल है, जीत कर ही वापस जाएंगे। जितने भी मोदी विरोधी नेता हैं, जो भी लोग मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहते हैं, वो सब इस आंदोलन में हिस्सा बन गए हैं, कोई सामने से तो कोई पर्दे के पीछे से। ये ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि तीनों कानून वापस लेने की मांग सही है या नहीं, उसकी परवाह नहीं है, और न कोई इसका तर्क देता है। वो तो दूसरी बातें कहते हैं। वो कहते हैं कि किसान संगठनों से पहले बात हो जाती तो रास्ता निकल जाता, सरकार ने देर कर दी। कोई कहता है यहां धरने पर बैठे ज्यादातर किसान सिख हैं, इनसे धार्मिक भावनाएं जुड़ गई हैं। कोई कहता है कि किसान नेताओं को खालिस्तानी कहकर सरकार ने बड़ी गलती कर दी, ये नहीं कहना चाहिए था। कुछ लोगों ने कहा कि आड़तियों पर रेड करना या किसानों पर एनआईए का केस बनाकर सरकार ने ठीक काम नहीं किया। लेकिन इस बात का जवाब किसी के पास नहीं कि सरकार ने तो उसे हार जीत का सवाल नहीं बनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने तो बार बार किसानों की शंकाओं को दूर करने की कोशिश की है। किसी भी जिम्मेदार नेता ने खालिस्तान की बात नहीं कही, बल्कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तो खुलकर कहा कि किसान नेताओं पर खालिस्तान से जुड़े होने का सवाल उठाना गलत है। पुलिस ने पूरे मामले में संयम बरसा है, इसलिए ये सारे सवाल तो बेमानी है। सरकार किसानों की बात सुनने को तैयार है। कल फिर मीटिंग होगी। किसान इसमें कानून में अपने हिसाब से बदलाव करवा सकते हैं। सरकार संशोधन के लिए तैयार है, और मेरा कहना है कि एक बार बदलाव हो, कुछ दिन उसको ट्राई करके देखें। अगर लगे ये किसानों के फायदे में नहीं है तो आंदोलन का रास्ता तो हमेशा खुला है। आज की तारीख में यह जरूरी है कि कोई सियासी लोग अपने फायदे के लिए किसानों के दर्द का, उनकी तकलीफ का फायदा न उठाने पाए। अब बात करते हैं बंगाल की सियासत की। आज ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि वो नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। तो शुभेंदु अधिकारी ने जवाब में कहा, ममता को 50,000 वोट के ज्यादा अंतर से हराया, के कम अंतर से हराया तो सियासत से संन्यास ले लूंगा। बंगाल की राजनीतिक गर्मी की डिटेल में बात करेंगे, इससे पहले 15 सेकंड का स्पॉन्सर मैसेज। आखिर क्या हैं वो फीचर्स जो इंडिया टीवी लाइव ऐप को बनाते हैं सबसे अलग, सबसे बेहतर, और जिसने दिलाया इसे देश की सबसे इनोवेटिव न्यूज ऐप का खिताब? चलिए देखते हैं। आज बंगाल की सियासत में और गर्मी आई। ममता बनर्जी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके शुभेंदु अधिकारी के गढ़ में पहुंची, और शुभेंदु अधिकारी ममता के गढ़ में थे। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। जवाब में शुभेंदु ने कहा, अगर ममता में हिम्मत है तो अपनी बात पर कायम रहें, एक ही सीट से सिर्फ नंदीग्राम से ही चुनाव लड़कर दिखाएं। ममता बनर्जी को यहां 50,000 वोट से हराऊंगा, वरना राजनीति छोड़ दूंगा। चूंकि शुभेंदु अधिकारी की पार्टी छोड़ने के बाद नंदीग्राम के 40 से ज्यादा लोकल लीडर तृणमूल छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस में भगदड़ जैसी स्थिति है, इसीलिए ममता ने आज नंदीग्राम में पब्लिक मीटिंग की, पूरी तैयारी के साथ रैली की और अपनी ताकत दिखाई। और ये मानने वाली बात है कि ममता की रैली में जबरदस्त भीड़ उमड़ी। रैली में जुटी भीड़ को देखकर ममता का जोश भी बढ़ गया। ममता ने अपने विरोधियों को चैलेंज दिया कि देख लो जनता किसके साथ है। ममता ने कहा, जो आज पार्टी छोड़कर गए, जब वो तृणमूल के साथ नहीं थे तब भी तृणमूल जीती थी, अब उनके बिना फिर जीतेगी। और इसके बाद ममता ने नंदीग्राम के विकास की बात की। नंदीग्राम में कई प्रोजेक्ट लाने का वादा किया और फिर कह दिया कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी।
नंदीग्राम के साथ साथ अपनी पुरानी सीट भवानीपुर से भी चुनाव लड़ना चाहती हैं। সংবাদপত্রকে ভয় দেখিয়ে যেমন কি আমি যদি নন্দীগ্রামে দাঁড়াই কেমন হয়, ভাবছিলাম কথার কথা একটু বললাম, একটু ইচ্ছে হলো, একটু গ্রামীণ জায়গা, একটু আমার মনের জায়গা, একটু আমার ভালোবাসার জায়গা। ভবানীপুর আমার বড় বোন আর নন্দীগ্রাম আমার মেজ বোন। আমি দুটো কনস্টিটিউয়েন্সি থেকেই পারলে এবার দাঁড়াবো, তার কারণ নন্দীগ্রামে থেকেই আমি আন্দোলনটা করব। কেউ কেউ একটু ইধার উধার করছে, অত চিন্তা করার কোনো কারণ নেই। তৃণমূল কংগ্রেসকে লড়া এত সহজ নয়। তৃণমূল কংগ্রেস যখন তৈরি হয়েছিল তখনও তোমরা যারা ছেড়ে যাচ্ছ ছিলে না। বিজেপি করলে তুমি বিজেপি ওয়াশিং মেশিন, কালো হয়ে ঢুকবে আর সাদা হয়ে বেরিয়ে চলে আসবে। ওয়াশিং পাউডার ভাজপা, ওয়াশিং পাউডার ভাজপা, এই তো হয়ে গেছে আজকাল। কালোটা সাদা আর সাদাটা কালো। जिस वक्त ममता बनर्जी नंदीग्राम में पब्लिक मीटिंग कर रही थी, उसी थोड़ी देर बाद बीजेपी के नेताओं ने साउथ कोलकाता में मेगा रोड शो किया, बड़ी पब्लिक मीटिंग की। पश्चिम बंगाल के बीजेपी चीफ दिलीप घोष और शुभेंदु अधिकारी ने ममता को उन्हीं के गढ़ में चुनौती दी। साउथ कोलकाता के काली घाट में ममता बनर्जी का घर है। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी भवानीपुर भी इसी जिले में है जहां बीजेपी ने रोड शो किया। जिस जगह बीजेपी नेताओं की पब्लिक मीटिंग हुई वो भवानीपुर से सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर थी और ममता के इलाके में बीजेपी को जो रिस्पांस मिला वो उम्मीद से ज्यादा था। हालांकि जिस वक्त ये रोड शो चल रहा था उसी दौरान तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर और बीजेपी के वर्कर्स आमने सामने आ गए, पत्थरबाजी हुई। बीजेपी गो बैक के पोस्टर्स लेकर तृणमूल कांग्रेस के वर्कर्स बीजेपी के रोड शो का विरोध कर रहे थे। ये पूरी घटना, ये पूरा इंसिडेंट इंडिया टीवी के कैमरों पर कैप्चर हुआ। पवन नारा की मौके से भेजी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक पत्थर यहाँ आया है और टीएमसी के कार्यकर्ता यहाँ गो बैक के नारे लगा रहे हैं और देखिए ये पानी की बोतल फेंक कर मारी गई है। इसके अलावा इससे पहले पत्थर भी आए थे, अब एक दूसरे की तरफ से पत्थर लगने लगे हैं और ये स्थिति दक्षिण कोलकाता की है। आप अंदाजा लगाइए कि जब यहाँ दक्षिण कोलकाता की स्थिति ये है तो पश्चिम बंगाल में क्या होगा। आज नंदीग्राम में ममता दीदी ने ऐलान किया था और अब देखिए एक दूसरे की तरफ से बोतलें और पत्थर चल रहे हैं। यहाँ देखिए पत्थर फेंक के मारा गया है और इस वक्त ये दक्षिण कोलकाता के टॉलीगंज इलाके की है। कार्यकर्ताओं में भयंकर गुस्सा है और यहाँ की स्थिति देखिए, यहाँ कार्यकर्ता आमने सामने हैं और भगदड़ मच गई है। कार्यकर्ता टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरफ बढ़ रहे हैं लेकिन कुछ लोग उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये टकराव यहाँ दक्षिण कोलकाता में हो रहा है जहाँ बीजेपी की रैली है। अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और ये बीजेपी के मार्च को करने की कोशिश हो सकती है। यहाँ फिलहाल पथराव हुआ है और बीजेपी के नेता यहाँ स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात यह कि थोड़ी देर बाद हालात संभल गए। इस पूरे मेगा रोड शो को हमारे संवाददाता पवन नारा ने कवर किया। पवन नारा भी शुभेंदु अधिकारी और दिलीप घोष के चुनावी रथ पर सवार हुए। रोड शो में पत्थरबाजी और ममता के नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के ऐलान को लेकर उन्होंने सवाल पूछे। शुभेंदु अधिकारी ने ममता के बयान पर क्या कहा ये मैं आपको सुना देता हूं। दादा, ये पथराव किस तरह से देखते हैं? इसका जमीन, राजनीतिक जमीन खिंचना शुरू हो गया ना, इसलिए पावर जाने वाला है। एक्स एमएलए, एक्स मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर होने वाली है। इस डर से पथराबाजी कर रहा है। इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है, क्या संदेश देने की कोशिश है ममता बनर्जी को? परिवर्तन के और एक परिवर्तन चाहिए।
जो परिवर्तन का नारा था 11 साल में, उस परिवर्तन के लिए जो आश्वासन टीएमसी ने दिया था पूरा नहीं किया, इसलिए फिर एक परिवर्तन की जरूरत है। भाजपा की नेतृत्व में, मोदी जी का आशीर्वाद में ये परिवर्तन असली परिवर्तन होगा। ममता दीदी आज नंदीग्राम में कह रही है कि वो वहां से चुनाव लड़ेंगी, आपको सीधे चुनौती। आप कल मेरा रैली में आइए, वो नंदीग्राम का बगल में जो खेजूरी असेंबली है वहाँ रैली है। आज 30,000 लोग को 7 जिला से असेंबल किया। मैं तो हैदराबाद का पार्टी का रैली बोल रहा हूँ। ममता दीदी आपको चुनौती दे रही है, क्या आपसे डरी हुई है या आप इतनी बड़ी चुनौती लगती है कि आपको रोक लेंगे तो बीजेपी को रोक लेंगे? नहीं, बीजेपी तो उसको साफ कर दिया ना। लोकसभा चुनाव में वो 42 का नारा दिया था, मैं भी उसका साथ था। 18 सीट बीजेपी जीत गया, हाफ हो गया। वो सब चुनाव में ऐसा बोलता है, उसका बात का कोई असर बंगाल का जमीन में नहीं है। अच्छा, विपक्षी अक्सर मुख्यमंत्री को उसकी सीट पे जाके चुनौती देते हैं। पहली बार देखा गया कि मुख्यमंत्री किसी विधायक को जाके चुनौती दे रहे हैं। देखिए, उल्टी गंगा तो मेरा प्रेसिडेंट बोल दिया, उल्टी गंगा बह रही है। और चीफ मिनिस्टर अपनी खुद जो बूथ है ना, पोलिंग स्टेशन, मित्र इंस्टीट्यूशन, उसमें माइनस है। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने पब्लिक मीटिंग में ममता बनर्जी को चैलेंज दिया। कहा, ममता में हिम्मत है तो सिर्फ नंदीग्राम से चुनाव लड़कर दिखाएं, क्योंकि यहां उनकी हार निश्चित है। उन्हें वो 50,000 वोट से हराएंगे और ऐसा नहीं किया तो राजनीति छोड़ देंगे। আমাকে পার্টি দিক বা অন্য কাউকে দিক, যাকেই দেবেন আমি লিখে রাখুন, আজকে সন্ধ্যাবেলা ঘড়িতে টাইম দিয়ে ডেট দিয়ে আপনারা লিখে রাখুন, 1/2 লাখ ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আপনি লিখে রাখুন। ये बात सही है कि शुभेंदु अधिकारी के पार्टी में शामिल होने से बीजेपी को बड़ी ताकत मिली है, और यह भी सही है कि शुभेंदु अधिकारी, संतोष मंडल, दशरथ तिर्की और श्यामपद मुखर्जी जैसे तमाम नेताओं के तृणमूल कांग्रेस छोड़ने से ममता की पार्टी के कार्यकर्ताओं का मोरल डाउन हुआ है। लेकिन एक सच ये भी है कि ममता बनर्जी आज भी बड़ी ताकत है, जमीन से जुड़ी एक मास लीडर है, फाइटर है। लड़कर आंदोलन करके उन्होंने बंगाल से लेफ्ट को उखाड़ के फेंका था। इसलिए मुझे लगता है कि बंगाल में बीजेपी की ताकत बड़ी है, लेकिन ममता को कमजोर समझना यह बड़ी गलती होगी। बंगाल में ममता को हराना इतना आसान नहीं है जितना शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं। वैसे बंगाल में इस बार ऐसी पार्टियां जोर आजमाइश का दावा कर रही हैं जिनका बंगाल में कोई वजूद नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी तो पहले ही बंगाल में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। आज शिवसेना ने कहा कि वो असेंबली इलेक्शन में उम्मीदवार उतारेगी। हालांकि संजय राउत ने कहा कि शिवसेना बीजेपी का वोट काटने के लिए नहीं, बल्कि अपने बेस को एक्सपेंड करने के लिए चुनाव लड़ेगी। ये एक शुरुआत है। उद्धव जी ने कहा है कि आप जाकर देखिए कि हम वहाँ किस प्रकार से चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरी बात, हम किसी को हराने या मदद करने के लिए पश्चिम बंगाल में नहीं जा रहे, हम हमारे पार्टी का विस्तार करने के लिए जा रहे हैं। और मुझे लगता है ये सही समय है कि पश्चिम बंगाल में शिवसेना की जड़ें हम मजबूती से बना सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि शिवसेना पश्चिम बंगाल में अगर चुनाव के मैदान उतरेगी तो बीजेपी के वोट काटने के लिए, बीजेपी को परेशान करने के लिए और बीजेपी के खिलाफ कैंपेन करने के लिए होगी, और इसको ममता बनर्जी तो वेलकम करेंगी। दुख की बात है कि कुछ लोग राम मंदिर निर्माण के लिए फंड इकट्ठा करने के पवित्र काम में भी हंगामा कर रहे हैं। मुस्लिम इलाकों में जाते हैं, नारेबाजी करते हैं और कई बार हंगामा करते हैं, और इसके कारण तनाव पैदा होता है, माहौल खराब होता है। गुजरात के कच्छ में 2 जगहों पर इस तरह की घटनाएं हुई हैं। विश्व हिंदू परिषद के कुछ कार्यकर्ता यहां राम मंदिर के लिए चंदा जमा करने के लिए बाइक रैली निकाल रहे थे। इसी दौरान वो ऐसे इलाके से गुजरे जहां पर ज्यादा मुसलमान रहते हैं। नारेबाजी और चंदा मांगने को लेकर हिंदुओं और मुसलमानों में विवाद शुरू हुआ, मारपीट हुई और आगजनी शुरू हो गई। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने बताया कि कल शाम किडाना गांव में लोग इन 2 समुदायों के बीच झगड़ा हुआ
लोगों ने एक दूसरे पर पत्थर फेंके और कुछ गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने टीयर गैस के शेल छोड़े। कौन है गांधीधाम के पास बसे किडाणा में फिलहाल शांति है, लेकिन यहाँ गांव में आप देख सकते हैं जो तस्वीरें यहाँ पे देखने को मिलेंगी वो बयान करती हैं कि रविवार रात को जो हिंसा यहाँ पे हुई है वो कितनी भयानक होगी। कई घरों को भी अटैक किया गया है गांव में, और आप देख सकते हैं कि इस घर में तो आग लगा दी गई है। और यहाँ अगर इस कमरे का मैं हाल दिखाऊं आपको इस घर के, तो आप देखेंगे, ये देखिए पूरा ऊपर तक दीवारें, पंखे, यहाँ अगर आके आप देखें तो बर्तन वगैरह सब जलकर नष्ट हो चुका है। और आप देखिए कि कोई कारण नहीं था हिंसा का, कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन दो समुदायों के बीच में एक डिस्ट्रस्ट का फैक्टर, दो समुदायों के बीच में मामूली सी बात जो कि वहीं स्पॉट पे ठंडी पड़ सकती थी, वो काबू में नहीं आई। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे घरों तक में तोड़फोड़ हुई है और घरों में आग भी लगा दी गई है, और यहीं अपने गांव में रहते हुए यहाँ के लोग जो हैं वो बेघर हो गए। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर उस मस्जिद के पास भी गए जहां से सबसे पहले इस झगड़े की शुरुआत हुई थी। हैरानी की बात यह थी कि विश्व हिंदू परिषद की समर्पण निधि रैली के दौरान पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन पुलिस के जवानों की संख्या कम थी, इसलिए वो हिंसा पर काबू नहीं पा सके। जब तक एक्स्ट्रा फोर्स बुलाई गई तब तक काफी देर हो चुकी थी। मुंद्रा के पास स्थित साडव गांव की ही तरह किडाणा में भी, जो गांधीधाम के पास स्थित है, जो विवाद शुरू हुआ वो एक ऐसी जगह से शुरू हुआ जहां पे गांव की मस्जिद बनी हुई है। ये मैदान जिसमें कि गांव की मस्जिद बनी हुई है, यहाँ से जब वीएचपी के कार्यकर्ता निर्माण निधि इकट्ठी करने के लिए अपना जो रथ लेके निकल रहे थे, जब वो यहाँ से निकले तब उन्हें यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों ने रोका कि भाई नारेबाजी आप यहाँ पे मत कीजिए। और उसके बाद गांव के कुछ और युवक आए और उन्होंने सामने से नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद दोनों में जो है उग्र चर्चाएं शुरू हो गई और उसके बाद माहौल अचानक बिगड़ गया। और उस वक्त मैं आपको बता दूं कि क्योंकि इस निर्माण निधि यात्रा की परमिशन ली हुई थी तो साथ में पुलिस थी, लेकिन बहुत कम संख्या में थी। जितनी भारी संख्या में इस वक्त पुलिस की तैनाती यहाँ नज़र आ रही है उतनी पुलिस नहीं थी, और इसीलिए अचानक जब पथराव शुरू हुआ तो इनिशियली पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाई, लेकिन बाद में पुलिस को और ज़्यादा मात्रा में यहाँ भेजा गया। लेकिन तब तक जो है हिंसा गांव के दूसरे इलाकों में भी फैल चुकी थी और इसीलिए उसने काफ़ी भीषण स्वरूप ले लिया था। थोड़े दिन पहले इसी तरह की खबरें मध्य प्रदेश से आई थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से भी राम मंदिर के नाम पर हंगामा करने वालों की रिपोर्ट आई। इन लोगों के खिलाफ एक्शन भी हुआ। अब गुजरात में एक दो ऐसी घटनाएं हुई हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दोनों पक्षों ने बात मानी, शांति से कोर्ट के फैसले को मंजूर किया। और मुझे याद है कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उस वक्त नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कोई जश्न नहीं होगा, कोई ऐसा काम नहीं होगा जैसे किसी को लगे कि उसकी हार हुई है या किसी की जीत हुई है। अब भगवान राम का भव्य मंदिर बनने वाला है, अयोध्या में मस्जिद भी बन रही है, इसलिए इस तरह की छेड़छाड़ वाली हरकतें, किसी को उकसाने की, भड़काने की हरकतें नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी करे। और जो भी ऐसे काम करे उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बने, भव्य मंदिर बने, लेकिन शांति से बने, ये सबकी कोशिश होनी चाहिए। राम मंदिर के लिए फंड इकट्ठा करने के नाम पर अब ठगी भी शुरू हो गई है। मुरादाबाद में डोनेशन के नाम पर ठगी को अंजाम दिया गया। यहां कुछ लोगों ने बजरंग दल से मिलते जुलते नाम का संगठन बनाकर राम मंदिर के नाम पर चंदा वसूला। अब पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। राष्ट्रीय बजरंग दल के नाम के संगठन ने हिंदू युवा शक्ति के नाम से रस्सी छपाई। किसी को शक न हो इसलिए चंदे की रकम कम रखी गई। लोग 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक का चंदा लेते।
कूपन भी बिल्कुल वैसे ही छपवाए गए जैसे असली है, भगवान राम और राम मंदिर की वही तस्वीर। लेकिन इनकी पोल तब खुली जब असली बजरंग दल वाले मुरादाबाद के कृष्णानगर इलाके में चंदे के लिए गए, तो वहां लोगों ने बताया कि वो तो राम मंदिर के लिए पहले ही चंदा दे चुके हैं। जांच हुई तब जाकर ठगी की बात सामने आई। वो लोग कोई उन्होंने राष्ट्रीय बजरंग दल के नाम से संगठन बनाया है, जबकि विश्व हिंदू परिषद का जो एक अपना युवा इकाई है उसका नाम बजरंग दल है। उस युवा इकाई को बदनाम करने के लिए उससे मिलता जुलता नाम बनाकर फर्जी रसीदें छपाई गई है। असल में पूरी दुनिया में भगवान राम के प्रति जबरदस्त आस्था है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। हिंदू और मुसलमान में बांटकर भी नहीं देखना चाहिए। लेकिन जब राम मंदिर निर्माण हो रहा है, पूरी दुनिया के लोग दान दे रहे हैं, जब आस्था होती है तो कोई प्रश्न नहीं उठाए जाते। लेकिन अगर कोई इसका फायदा उठाने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए और सबको सावधान भी रहना चाहिए। आज पाकिस्तान से एक इंटरेस्टिंग खबर आई। सिंध में आज एक बड़ी रैली हुई। इसमें नेताओं ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद मांगी। आज पाकिस्तान से हैरान करने वाली तस्वीरें आई। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सपोर्ट में नारे लगे, नरेंद्र मोदी के पोस्टर्स लहराए गए। पाकिस्तान के लोगों ने नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई और फिर वहां के लोगों ने पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। असल में पाकिस्तान में सिंध फ्रीडम मूवमेंट चल रहा है। पाकिस्तान में अलग अलग लोग सिंधु देश के लिए एक आंदोलन कर रहे हैं। आज ये आंदोलन शुरू करने वाले जीएम सैयद की जयंती थी। इस मौके पर सिंध में एक बड़ा प्रोटेस्ट मार्च हुआ। इसी मार्च में नरेंद्र मोदी के पोस्टर दिखाई दिए। पाकिस्तान से सिंध को आजादी दिलाने की मांग की गई।